हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के आईआईटी जैम के कंप्लीट लेटेस्ट ईयर तक, 2005 से कंप्लीट लेटेस्ट ईयर तक। इस वीडियो में हम डिटेल्ड सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, जैम 2005 का। द कंपाउंड हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज, किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा? तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेटिस पैकिंग। लेटिस की पैकिंग जितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट होगी उतना ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर इन सभी में देखो, जो Li पॉजिटिव है ये तो कॉमन है, ये आयन तो कॉमन है, तो इसके साथ जो भी स्ट्रॉन्ग लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा होगा हैलाइड आयन, वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखेगा। जैसे LiF है, देन LiCl, LiBr एंड LiI। इन सभी में देखो, इन सभी में लीथियम तो छोटा ही है, जो लीथियम आयन है ये कॉमन है और ये स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज का होता है, ऊपर से ये हार्ड होता है, ये हार्ड नेचर का भी होता है। तो इनमें अगर हम देखें तो F माइनस है, ये भी इसमें स्मॉल साइज का ही है, तो ये भी स्मॉल और ये भी स्मॉल, और स्मॉल वाले हार्ड नेचर के होते हैं। तो F माइनस भी यहाँ पे हार्ड नेचर का होगा, और हार्ड स्पीशीज जो होंगे ये स्ट्रॉन्गेस्ट लैटिस बनाएगा। दिस विल फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट लैटिस, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट लैटिस होगा, और डाउन इन अ ग्रुप आने पर जो लैटिस एनर्जी है वो डिक्रीज करने लगेगी। तो जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा वो LiF का होगा, और नीचे आने पर ये ऑर्डर डिक्रीज करने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब जैम 2005 का ही, और इसमें हमें बताना है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, जेनॉन को हर जगह टॉप पर रखा है क्योंकि ये तो नोबल गैस है, ये तो नोबल गैस है, तो इसका तो हाईएस्ट ही रहेगी, इसकी तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है तो ये स्टेबल होगा। इसके अलावा हम देखें तो आर्सेनिक, ये आता है नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पीरियड है, तो 4p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है तो ये भी स्टेबल ही होगा, स्टेबल वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और लास्ट में दिया हुआ है एल्यूमिनियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p में इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो लीस्ट होगी, इसकी तो लीस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, हाईएस्ट हो जाएगी हमारी जेनॉन की, लीस्ट होगी एल्यूमिनियम की। तो बी और डी ऑप्शंस तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बेरिलियम और आर्सेनिक में से किसकी ज्यादा होगी, ये हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अरेंजमेंट को देखना पड़ेगा, अरेंजमेंट को देखना पड़ेगा। जैसे ये जो बेरिलियम है ये आता है सेकंड पीरियड में, बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम, सॉरी बेरिलियम के बाद हम इसमें पुट करेंगे बोरॉन, ये आता है, इसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, और फिर आता है आर्सेनिक। तो हमें ये बात तो पता ही है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है। इसी तरीके से डाउन इन अ ग्रुप आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करने लगती है। यहां से लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो बढ़ रही है, और नीचे आ रहे हो तो घट रही है। इन दोनों में स्टेबलाइजेशन फैक्टर जो है, एक में हाफ फिल्ड है, एक में फुली फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आर्सेनिक में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू बेरिलियम, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू बेरिलियम। तो आर्सेनिक की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बेरिलियम के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल अगर हमें ऑर्डर बताना हो,
जिनॉन टॉप पे आएगा, फिर आर्सेनिक, देन बेरिलियम और लीस्ट हो जाएगी एल्यूमिनियम के लिए। ये आ जाएगा आपका एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखें, 2006 का ये क्वेश्चन है। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आयोनिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें देखना है। तो कोई भी एनायन या ही कैटायन, ना एनायन कॉमन है ना ही कैटायन कॉमन है, तो कैसे चेक करोगे? तो देखो, इसमें हम सबसे पहले जितने भी दिए हुए हैं कंपाउंड्स सबको नोट डाउन कर लेते हैं। KCl, CSF। तो देखो सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए। पहली बात, आयोनिक फैक्टर जो होता है, आयोनिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, Z प्लस Z माइनस के मोड के, और साइज के भी इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। और इसके साथ साथ जो आयोनिक नेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट नेचर के, कोवेलेंट नेचर के। और कोवेलेंट नेचर हम चेक करते हैं फजान्स रूल से, हम फजान्स रूल से चेक करते हैं कोवेलेंट नेचर। तो उसके अकॉर्डिंग जो कैटायन होगा वो अगर स्मॉल होता है तो फिर उस केस में कहते हो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और उसी तरीके से एनायन के टर्म्स में ये कहता है कि इसका साइज जितना ज्यादा लार्ज होगा, पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हमें बस इतना ढूंढना है कि कौन सा कैटायन और एनायन ऐसे हैं जो स्मॉलेस्ट कैटायन और लार्जेस्ट एनायन रखेगा, वो कोवेलेंट कैरेक्टर उसका हाईएस्ट होगा और उसमें आयोनिक नेचर लीस्ट। तो हम अगर साइज में से कंपैरिजन करें, तो अगर इसके साइज में से कंपैरिजन करने जाते हो तो ये जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, इसमें लिथियम जो है ये स्मॉलेस्ट साइज का है, ये स्मॉलेस्ट है, और इसके करस्पॉन्डिंग I माइनस ये हेलोजन्स में से लार्जेस्ट है। तो ये स्मॉलेस्ट कैटायन है, लार्जेस्ट एनायन है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाईएस्ट होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसका हाईएस्ट होगा। दैट मींस ये आयोनिक लीस्ट होगा, ये आयोनिक लीस्ट रखेगा। तो हमें अगर आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है तो हम इसको सबसे पीछे रखेंगे, LII को सबसे पीछे रखोगे। तो ये दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। अब बाकी CSF इसके टॉप पे है, तो बीच के दो आयंस को ही हमें चेक करना होगा, NaBr और KCl। कोवेलेंट कैरेक्टर निकालो, क्योंकि आपका ये जो फैक्टर है ना चार्ज वाला, ये कुछ खास काम में आएगा नहीं, और कैटायन और एनायन आपके दोनों कंपैरेटिव साइज के हैं तो ये भी आपका काम नहीं आएगा। हमें कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना होगा किसमें ज्यादा है, और उसका इनवर्स हमारा ऑर्डर देगा आयोनिक रेंज का। लाइक अगर हम देखें Na प्लस में और K प्लस में, Na प्लस में और K प्लस में साइज किसका ज्यादा है? K प्लस का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू Na प्लस। और Cl माइनस में और Br माइनस में Br माइनस का साइज ज्यादा है। साइज जो है देखो, हमें Na ये तो हमें छोटा चाहिए था और एनायन हमें बड़ा चाहिए, Br माइनस का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl माइनस। तो Na प्लस जो छोटा कैटायन है वो बड़े एनायन के साथ मिलके स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाएगा। तो LII के बाद जो NaBr होगा ना, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आयोनिक कैरेक्टर इसका कम हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बोले कि आयोनिक नेचर में कौन लाई करेगा, तो वो NaBr होगा, और NaBr के बाद आ जाएगा KCl। और ये तो लीस्ट होगा क्योंकि इसका जो कैटायन है ये लार्जेस्ट है और जो एनायन है ये स्मॉलेस्ट है। तो ऐसे केसेस में आप कहोगे कि इस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर स्मॉलेस्ट होगा, तो ये आयोनिक कैरेक्टर हाईएस्ट रखेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जो CSF है ये सबसे हाईएस्ट आ जाएगा ऑर्डर में। तो हमारा जो करेक्ट सेट बनेगा वो कौन सा होगा? LII के बाद NaBr लाई करेगा, तो डी ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। तो अब हम बात करें अगर बैचेस के रिगार्डिंग, तो विज्ञान वृक्ष में आपको CSIR नेट, IIT जैम, IIT गेट के कंप्लीट रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव बैच आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके सारे फीचर्स आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच लाइव डेवलप करी जाती है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, टेस्ट सीरीज, स्पेशल डाउट क्लास, और किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये जितने भी PYQ की सीरीज है, इसको आप मेंबरशिप, नीचे आपको ज्वाइन करने का बटन नजर आ रहा होगा,
उससे आप सारे CSIR नेट, IIT गेट और IIT जेम के प्रीवियस ईयर के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन का एक्सेस पा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्लोराइड हुज वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। कौन सा डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रखेगा? तो सीधा सीधा पोलर मॉलिक्यूल की बात करी है, बोला है डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0, पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। XeF4 केमिकल बॉन्डिंग का अगर आपने चैप्टर पूरी इसके PYQs भी अपलोडेड है, इसका शेप आपको पता है स्क्वायर प्लेनर होता है, इसका शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर काइंड ऑफ होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप, और ऊपर और नीचे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से पूरा सिमेट्रिक एनवायरनमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट इसका 0, डाइपोल मोमेंट इसका 0 होता है। पता कैसे लगाते हैं? स्टीरिक नंबर से, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 6 इसका स्टीरिक नंबर यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और स्क्वायर प्लेनर इसका शेप। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ये 2 फ्लोरीन का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, इन दोनों फ्लोरीन का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, ओवरऑल कैंसिल आउट, लोन पेयर्स का अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट, 0 डाइपोल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखें अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन है CF4, एग्जैक्टली सिमिलर होगा ये जैसे CH4 मॉलिक्यूल होता है। तो इसकी स्टीरिक नंबर निकालोगे सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो स्टीरिक नंबर 4 से टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होगा। तो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट पूरा का पूरा सिमेट्रिक एनवायरनमेंट मिल जाएगा। ये जो 3 नीचे के फ्लोरीन प्रेजेंट होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से होते हैं, इनका नीचे के डायरेक्शन में आएगा, एक ऊपर वाले फ्लोरीन से कैंसिल आउट। तो जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनका डायपोल मूवमेंट 0 होगा। देन हम चेक करें SF4 का, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा SF4, इसकी स्टीरिक नंबर निकालोगे, 4 तो फ्लोरीन के सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, सल्फर पे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 बॉन्ड्स बना के 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे, जिससे ये एक लोन पेयर का जनरेशन करेगा, स्टीरिक नंबर 5 मिलेगा। दैट मींस ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बना लो, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रख दो, और ये रही इसकी शेप, ये इसकी शेप हो जाएगी। तो फिर ओवरऑल रिजल्टेंट आप देख सकते हैं, ये फ्लोरीन तो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, बट ये लोन पेयर और इन फ्लोरीन का इस डायरेक्शन में निकलेगा, जो नेट होगा ना, नेट कुछ ना कुछ आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। कहने का मतलब 0 तो नहीं होगा, तो यही मॉलिक्यूल जो होगा वो पोलर आपको देखने को मिलेगा, रेस्ट ऑल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। PF5 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो PF5 का पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आता है। डी ऑप्शन की बात करी जाए तो PF5, इसमें भी अगर हम स्टीरिक नंबर देखें तो जो स्टीरिक नंबर होगी, फॉस्फोरस के पास सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 में से 5 इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड्स बना लिए, तो स्टीरिक नंबर इसकी 5 ही रहेगी, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही इसकी ज्योमेट्री रहेगी, और कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगा। तो इसकी जब आप इसका जब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हम शेप बनाए, ये इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा एकदम। तो इसमें जो डाइपोल मूवमेंट ये 2 फ्लोरीन का होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन में है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में निकलेगा, जो कि इक्विवेलेंट होगा इसके। तो नेट क्या होगा? नेट हमारा 0 होगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर ही होगा, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही होगा। SF4 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गया था, सारे एलिमेंट्स अगर सेम यहाँ पे लाई कर रहे होते, अगर यहाँ पे 5 होता ना, सॉरी लोन पेयर की जगह एटम लगा होता, देन इन दैट केस हम कह सकते थे कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। तो आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है जैम 2006 पे आ चुके हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा हुआ है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ही। तो इन सभी एलिमेंट्स के लिए पहले नंबर तो देखो हीलियम जो दिया है, हीलियम है नोबल गैस, तो नोबल गैस का हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, तो हीलियम तो टॉप पे ही आने वाली है, हाइड्रोजन की उसके बाद होगी, ये सेकंड हाईएस्ट,
उसके बाद बेरिलियम में और बोरॉन में, देखो वैसे तो बेरिलियम और बोरॉन लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, बेरिलियम और बोरॉन लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, बट इसका 2s2 और इसका 2s2 2p1, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना इजी है, जबकि इसके पास जो फुली फिल्ड शेल है, और फुली फिल्ड शेल होने की वजह से ये स्टेबल हो जाती है, और स्टेबल अगर हो चुकी है दैट मीन्स हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी बगल वाले से इसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। बेरिलियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा हो जाएगी, तो जो सीक्वेंस हमें मिलेगा ना, हीलियम की सबसे ज़्यादा, देन हाइड्रोजन, फिर उसके बाद बेरिलियम और फिर बोरॉन। और हाइड्रोजन की क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हाईएस्ट न्यूक्लियस के साथ, ये अट्रैक्शन में रहता है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? बाहर जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको निकालने की टेंडेंसी, उसको निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस हिसाब से वैसे तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट करके ही, क्योंकि हीलियम नोबल गैस है, हाईएस्ट होगा, सारे ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं बिकॉज, और कहीं पर भी हीलियम आपका आगे दिया हुआ नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखो, अब जैम 2007 का है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज। आयोनिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर, ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ आप देख रहे हो, ये रुबीडियम है, ये वाला अल्कली मेटल, ये वाला है ग्रुप नंबर 1 का, ये आते हो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर आता है रुबीडियम, और रुबीडियम के जस्ट बाद आएगा स्ट्रोंशियम। जैसे इसके बाद आते हो लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, बोरॉन, सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर आता है स्ट्रोंशियम, और बीच में ये डी ब्लॉक की सीरीज होती है, 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 13, 14, ये दो ही एलिमेंट्स के लिए, देखो अगर हम 14 की बात करें तो बेरिलियम के बाद यहाँ पे बोरॉन, बोरॉन आ जाएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर इसके नीचे गैलियम और फिर इंडियम, और इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन, फिर आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, और यहाँ आ गया Sn। तो ये जितने एलिमेंट्स आपको गिवन है ना, ये बस पता होना चाहिए कि ये एक ही पीरियड में लाई कर रहे हैं, ये सब के सब एक ही पीरियड में लाई कर रहे हैं, इससे तो बात नहीं बनेगी। तो हम इसको कुछ इस तरीके से देख लो, ये सारे के सारे सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकाले हुए हैं, इससे 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इससे 3 निकाले, इससे 2 निकाले हैं, और इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी ना, नियरेस्ट नोबल गैस, यहाँ पे कार्बन के बाद कौन सी, नियॉन आती है, फिर इसके बाद ऑर्गन, और फिर उसके बाद क्रिप्टॉन, फिर यहाँ पे जिनॉन। तो जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ना, सबका क्रिप्टॉन का बनेगा। कहने का मतलब ये जितनी भी स्पीशीज है ना, जितनी भी स्पीशीज हैं, जैसे ये Sn4+ है, इंडियम में 3+ है, और फिर स्ट्रोंशियम में 2+ गिवन है, और फिर रुबीडियम में प्लस गिवन है, दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जो साइज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो अकॉर्डिंगली जब आप देखोगे तो इस हिसाब से हम देखें, जितना हाई पॉजिटिव चार्ज स्मॉलेस्ट साइज, जितना हाई पॉजिटिव चार्ज है स्मॉलेस्ट साइज रहेगा, तो हम इसको अगर आयोनिक रेडियस के ऑर्डर में रखने जाएं तो क्या ऑर्डर आएगा, इसका स्मॉलेस्ट होगा, ये Sn पे 4+ स्मॉलेस्ट, उसके बाद ये इंडियम में 3+, उसके बाद स्ट्रोंशियम में +2, और हाईएस्ट हो जाएगा रुबीडियम प्लस, क्योंकि इन सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है, और इसमें जितना हायर पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ये छोटे साइज के होंगे। तो ऑप्शन जो आप देखेंगे मैच करेगा ऑप्शन नंबर डी से, डी से ऑप्शन मैच करेगा। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अब जैम 2007 का करेक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 22। 22 ये तो डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में किसका है, ये टाइटेनियम का है, टाइटेनियम का है। तो कैसे निकालोगे,
ये वाला जो एलिमेंट है 3D सीरीज जो स्टार्ट होती है, जैसे ग्रुप नंबर 3 से 4 से 5 से, तो ये स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम आता है, उसके पहले जो एलिमेंट्स आते हैं वो है कैल्शियम और पोटेशियम, और पोटेशियम के पहले जो एलिमेंट लाई करता है दैट इज ऑर्गन। तो इसका अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो ऑर्गन नियरेस्ट नोबल गैस, उसके बाद ये जो पीरियड है ये फोर्थ पीरियड है, और ये 3D सीरीज होती है, यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट होती है दैट इज 3D सीरीज। तो इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होंगे 4s में 2 और 3D में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 22 है। एटॉमिक नंबर 22, क्योंकि इसका 18 होता है और फिर इसका 19, इसका कितना हो जाएगा, इसका 19, इसका 20, इसका 21 और ये 22 वाला, एंड सो ऑन, आपके एक एक करके एटॉमिक नंबर की रेंज बढ़ती चली जाती है। तो ऑप्शंस देखो, ये दोनों तो वैसे भी नहीं होंगे, जो हमारा आंसर लाई करेगा या तो इसको आप मार्क करते या इसको, लेकिन जो आंसर की आई थी उसने 4s2 को पहले मार्क कर रखा था, तो हमें जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हो वैसे ही इसको आपको टिक करना होगा। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम 2008 का करेक्ट ऑर्डर ऑफ मीन बॉन्ड एनर्जीज ऑफ बाइनरी हाइड्राइड्स, सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं। तो इसमें है CH4 और फिर है NH3, फिर है वाटर। अच्छा, ये तो लाइन से सीरीज में आ रहे हैं, ये लाइन से सीरीज में आ रहे हैं, तो ये CH4, फिर है NH3, फिर है वाटर और फिर है HF। तो इसमें हमें जो ऑर्डर बताना है वो बॉन्ड एनर्जीज का है, मीन बॉन्ड एनर्जीज का ऑर्डर बताना है ऑफ दीज बाइनरी हाइड्राइड्स। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही होती है, और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रही होती है। तो जो हमें स्ट्रेंथ पूछी है वो HF की हाईएस्ट होगी, फिर वाटर की होगी, फिर अमोनिया की होगी, और फिर लीस्ट हो जाएगी CH4 के लिए, लीस्ट हो जाएगी CH4 के लिए। तो HF की हाईएस्ट, फिर वाटर, देन NH3, देन CH4, ये होगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अब जैम 2009 का करेक्ट ऑप्शंस इन द पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो किसी पीरियड में, तो उस रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर आपको करेक्ट सेट नजर आता है वो आपको टिक करना है। तो एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट मूव जब हम करते हैं, और इसने डाउन इन अ ग्रुप का बोल रखा होगा, तो हम अगर इसमें चेक करें तो लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज के बारे में क्या कहें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, जिससे साइज डिक्रीज करने लगता है। ऐसा क्यों, बाहर वाली शेल जो होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस उसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, साइज घटने लगेगा। तो ऑप्शन कह रहा है कि साइज ऑफ द एलिमेंट बढ़ेगा क्या, नो, ये इंक्रीज करता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बात यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की हो रही है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। और ये होती क्या है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो अगर उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस उसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर खींचने वाला फोर्स है, तो आप उसको निकाल नहीं पाओगे आसानी से, तो इसलिए आसानी से नहीं निकाल पाओगे। लेफ्ट टू राइट ये चार्ज बढ़ रहा है, दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी पहली वाली जो है वो इंक्रीज कर रही होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो इसमें बोला है डिक्रीज करेगी, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर कहता है कि ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम्स लेस बेसिक, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो यहाँ पे कौन से होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, ये मेटेलिक नेचर के होते हैं। यहाँ जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, यहाँ वाले जो हैं यहाँ के मेटेलिक ऑक्साइड्स बनते हैं, और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। और जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो ना तो मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, और जो हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स मिलते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर
एसिडिक इन नेचर। तो हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो ऑक्साइड्स की क्या बोल रखी है, बेसिक। ऑक्साइड की जो बेसिसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी, स्टार्टिंग वाले ज्यादा बेसिक और जाने पर राइट की तरफ आपकी एसिडिटी बढ़ती है, दैट मींस बेसिसिटी डिक्रीज कर रही होगी। तो ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट बिकम्स लेस बेसिक, यस दिस इज राइट। ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स बिकम मोर बेसिक तो होते हैं राइट से लेफ्ट आने पर। तो आई होप ये आपको ट्रेंड क्लियर हो गए होंगे, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे जैसे हमने लेफ्ट टू राइट की बात करी, डाउन इन अ ग्रुप क्या फर्क पड़ता है, डाउन इन अ ग्रुप आने पर नंबर ऑफ शेल्स जो है ये इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर डिक्रीज करने लगता है, और इसकी वजह से हमारे पास साइज में इंक्रीमेंट होता है, और साइज इंक्रीमेंट और आयोनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, और जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर अगर नीचे आने पर इंक्रीज कर रहा है तो बेसिसिटी भी तो बढ़ेगी ना, बेसिसिटी भी तो बढ़ेगी ऑक्साइड्स की। तो ये नीचे आने पर सारे ट्रेंड्स हैं, और लेफ्ट टू राइट के तो हमने डिस्कस कर ही लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। जेम 2009, तो इस क्वेश्चन में है द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन एन ऑर्बिटल with one radial node and two angular node, in which orbital the electron is in। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से वैसे रिलेट करता हुआ आपका क्वेश्चन है, पूछा है, दिया है कि वन रेडियल नोड है। जो गिवन डेटा है वो लिख लो, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। जो रेडियल नोड प्रेजेंट है दैट इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। ये बोलता है कि एक रेडियल नोड है, और एंगुलर नोड भी कितने हैं, एंगुलर नोड किससे रिप्रेजेंट करते हो, ये L की वैल्यू होती है, और एंगुलर नोड दो बोल रखे हैं, L की वैल्यू 2 दे दी। अब हम इस फॉर्मूले में जो हमारे पास है रख देते हैं L की वैल्यू। अगर n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू उसने बोला है कि एक है, तो n माइनस एल की वैल्यू है 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू से सॉल्व करोगे 4 आएगी, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये 4 वैल्यू रहेगी आगे, तो ये ऑप्शन सारे कट जाएंगे। और बाकी ये d कैसे आई, l की वैल्यू से आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो, क्योंकि अगर l की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इन सभी के लिए जो शेल होती है वो फिक्स्ड है। जैसे कि 0 के लिए S सब शेल, फिर उसके बाद P सब शेल, 2 के लिए D सब शेल, फिर 3 के लिए F एंड सो ऑन, S P D F, फिर G आ जाती है, फिर H आ जाती है, फिर उसके बाद 6 के लिए I आ जाती है, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाओगे। तो हमें जो दिया हुआ था, जो एंगुलर नोड है L की वैल्यू 2, तो इससे तो हमें डी शेल ऐसे ही पता लगा सकते थे। बहुत से तरीके हैं इसके पता लगाने के, जिससे भी आप सबसे पहले आंसर तक पहुंच जाओ उसको आप चूज कर लेना। नेक्स्ट है ये IIT जेम 2009 का कि एक्सेप्टेबल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें से कौन सा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इसमें से कौन सा एक्सेप्टेबल होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले ही पेयरिंग करवा दी है और बाद में ये एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो ये आफ्बाउ रूल के अकॉर्डिंग पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते, पहले सारे एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। जैसे S है तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, उसके बाद अगर 3 इलेक्ट्रॉन है ना तो वो एक एक करके जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनको उठा के भर दो और फिर उसके बाद इसमें ना भरो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और ये जो सेट है इसमें दोनों सेम स्पिन में नहीं हो सकते, सेम स्पिन में नहीं हो सकते, बिकॉज हुंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग एक जो आपका स्क्वायर बनता है उसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जितने भी हमारे पास क्वांटम नंबर हैं उसमें सेम वैल्यू नहीं हो सकती। तो क्या है, एनी सेट कैन नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। तो अगर इसमें देखो ये दोनों अप स्पिन में हो जाएंगे ना, अगर इसमें दोनों अप स्पिन में हो जाएंगे तो 2s, चलो इसमें n की वैल्यू तो 2 हो जाएगी और l की वैल्यू s से 2 0 हो जाएगी,
और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो जो भी रहे, लेकिन जो स्पिन होती है ना, स्पिन क्वांटम नंबर में अगर अप स्पिन है तो वैल्यू प्लस हाफ होती है, प्लस हाफ होती है, और अगर यही स्पिन डाउन की है तो माइनस हाफ वैल्यू होती है। और अगर दोनों अप स्पिन के हो जाएंगे ना तो एक ही शेल में दोनों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये वाला बस पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई भी ये अरेंजमेंट भी सेट है और यहाँ पे पहले अप स्पिन में आपने करवाया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 2s में क्या किया है, एक को डाउन स्पिन कर दिया, नहीं भाई, एक एक करके पहले आप अप स्पिन के भरते हो, फिर उसके बाद डाउन स्पिन के भरते हो, ऐसे कुछ भी आप अरेंजमेंट फिल नहीं कर सकते। सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अमंग लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल? किसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी? हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी के ही आते हैं। ये सारे लाइन से एलिमेंट दिए हुए हैं। लिथियम हो गया, उसके बाद है, लिथियम के बाद वैसे बेरिलियम आता है, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, फिर आता है बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। ये सारे एलिमेंट्स हम इन पूरों की ही देख लेते हैं, सभी की देख लें। हमें जो मेंशन्ड है दैट इज लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो वैसे तो हमने अभी डिस्कस किया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ये बात हमने अभी देखी थी। तो फिर इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर इसमें चेक करोगे तो 2p में 4, इसमें है 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें है 2p में 2, यहाँ पर 2p में 1, इसमें 2s2 और इसमें है 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बनता है ना, ये हाफ फिल्ड वाला है, और हाफ फिल्ड वाला होता है तो स्टेबल हो जाता है। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जस्ट जो इसका बगल वाला ऑक्सीजन है उससे ज्यादा हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़नी चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, पर होती नहीं है। नाइट्रोजन की हो जाती है हाईएस्ट, नाइट्रोजन की हो जाती है हाईएस्ट, लेकिन ये फ्लोरीन अगर होता ना तो फ्लोरीन में फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट एडजेसेंट एटम तक ही इसका फर्क पड़ता है। तो ऑक्सीजन की हो गई, फिर उसके बाद कार्बन आ जाएगा, जो सेम इफेक्ट यहाँ हाफ फील्ड का लगा यहाँ पर फुली फील्ड का हो जाएगा। तो ये जस्ट मैंने बोला एडजेसेंट एटम तक लगता है, तो बेरिलियम और बोरॉन में से बेरिलियम की ज्यादा होगी, लेकिन कार्बन पे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बेरिलियम और बोरॉन और फिर लिथियम। ये आपका पूरा ट्रेंड बनता है जितने भी एलिमेंट्स हैं। एक और चाहो लिखना तो वो भी लिख सकते हो, इसके आगे फ्लोरीन लाई करता है। तो हमें हाईएस्ट बतानी थी इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो नाइट्रोजन की होगी। आगे देखिए, अब है जैम 2010 का, और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लेटिस एनर्जी? लेटिस एनर्जी के पैरामीटर्स पता होने चाहिए। जो लेटिस एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज। तो इन सभी ऑप्शंस में से देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, +2 -1 +1 -1, तो सबसे ज्यादा चार्ज जो है बी ऑप्शन में देखोगे तो इसमें चार्ज सबसे ज्यादा है, चार्ज इसमें सबसे ज्यादा होगा। और बाकी ऑप्शंस में देखो, किसी में लिथियम अगर छोटा है क्लोरीन बड़ा है, यहाँ लिथियम छोटा है फ्लोरीन छोटा है, इस केस में क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा तो होगी लेकिन यहाँ पे चार्ज भी है, आपका चार्ज भी मैटर करता है। तो चार्ज अगर ज्यादा है तो हाईएस्ट आपके पास बी ऑप्शन में लेटेस्ट एनर्जी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे, जैम 2011, और इस क्वेश्चन में कहता है द पेयर ऑफ सेमी मेटल्स इन द फॉलोइंग। तो ये जो पेयर्स हैं, ये जितने भी पेयर्स हैं लाइन से अगर इन्हें लिखें तो एल्यूमिनियम जो है ये तो मेटल होता है, उसके बाद सिलिकॉन जो है ये नॉन मेटल होता है, ये नॉन मेटल होगा। उसके बाद सिलिकॉन के नीचे लाई करता है, सिलिकॉन के ही नीचे जर्मेनियम, ये वाला होता है, पूछा हमें सेमी मेटल है लेकिन ये काइंड ऑफ सिलिकॉन की तरह ही बिहेव करने लगता है, तो ये मेटलॉइड हो जाएगा। फिर उसके बाद जर्मेनियम के नीचे SN, इसके बाद दे रखा है हमें AS, ये वाला हो जाएगा जो हमें मेंशन है सेमी मेटल,
ये वाला प्योर सेमी मेटल होता है, और इसके अलावा Sb जो दिया है दैट इज ऑल्सो सेमी मेटल, और उसके साथ साथ Te भी सेमी मेटल होगा, सेमी मेटल होगा। और जो कैल्शियम है ये वाला तो मेटल होता है, और जो बोरॉन है ये नॉन मेटल होता है, ये वाला नॉन मेटल होता है। तो हमें सेमी मेटल्स बताने थे। जर्मेनियम होता है लेकिन ये मेटलॉइड है, तो इसी वजह से इसको काउंट नहीं करोगे। ये Sb और Te कंप्लीट सेमी मेटल्स ही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2011 का ही पूछा हुआ है। इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो ये हम तो देख चुके हैं, जैसे ऑक्साइड्स ही हैं, सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड मेंशन्ड हैं। और ये बात हमने देख ली थी कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। तो ये जितने भी हैं लाइन से देखो, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसे लाइन से लिखो। मैग्नीशियम पहले आता है, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है फॉस्फोरस, फिर आता है इसके बाद आता है सिलिकॉन, फिर आता है फॉस्फोरस। तो हमें पूरे ऑक्साइड लिखने की भी नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है आपको पूरा लिखने की, क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना तो इनके ऑक्साइड्स की जो बेसिसिटी होती है, ऑक्साइड्स की जो बेसिसिटी होती है वो डिक्रीज करती है, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना वो इंक्रीज करती है। तो इस हिसाब से जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स देखें, क्योंकि ये सारे क्या हैं भाई, एल्कली मेटल और इसमें नॉन मेटल के ऑक्साइड्स ही तो हैं। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के। और लेफ्ट टू राइट जाते हो ना तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होने लगता है, और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो हो जाएगा फॉस्फोरस का P4O10, उसके बाद सिलिकॉन का SiO2, देन उसके बाद एल्यूमिनियम का आएगा, और ये वाला आ जाएगा MgO। ये तो मोस्ट बेसिक होता है, MgO तो मोस्ट बेसिक होता है, तो लीस्ट एसिडिक होगा। ऑप्शंस देखिए, सबसे मैच करेगा सी ऑप्शन। अब जेम 2014, इसमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजेनिक एटम विथ न्यूक्लियर चार्ज Z, न्यूक्लियर चार्ज Z एनर्जी क्या है, ये प्रोपोर्शनल होती है Z² अपॉन में N²। अगर अप्रोप्रिएटली बात करें तो जो एनर्जी है ये आपने पढ़ा है माइनस का 0.509, ये इस तरीके से आपने पढ़ रखा है, और ये Z² अपॉन में N²। तो हमारे लिए सिर्फ Z का मतलब है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। ये जो माइनस साइन है ये एनर्जी रिलीज होती है ये बताता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Z² के, सीधा सीधा आंसर है। फिर आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पूछा है कि मैक्सिमम कौन से एलिमेंट में लगेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है वो भी समझ लेंगे। ये जितने एलिमेंट, जर्मेनियम, लेड, टिन और सिलिकॉन, ये सब के सब कार्बन फैमिली के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये हो गए सारे एलिमेंट्स। तो जब आप डाउन इन अ ग्रुप आते हो, डाउन इन अ ग्रुप आते हो तो जो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है, क्योंकि जो कार्बन है ये ग्रुप नंबर 14 का है, तो इनकी जो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 होती है। लेकिन जब आप नीचे आने लगते हो तो जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो +4 की घटने लगती है और +2 की बढ़ने लगती है, +2 की घटने लगती है, +2 की बढ़ने लगती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है, और जो हायर वाली +4 की वो घटने लगती है। यानी कि ऊपर जितने एलिमेंट है उसकी +4 ज्यादा स्टेबल होगी, जैसे जैसे नीचे आओगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और जो लेड है ना इसमें हाईएस्ट इफेक्ट लगता है, इसकी तो जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है ना
वो +2 ही होती है, ये +2 में ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और ऐसा क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये जो s शेल है और ये p शेल आई, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जो s सब शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। तो यही इफेक्ट कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये एस सब शेल का इनर्ट हो जाना, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, बस इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। ये इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट नहीं होगा, इनर्ट हो चुका है, तो यही इफेक्ट कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से अब आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लास्ट तक यही बचेगी। तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, जो हमने ऑर्डर लिखा है कि डाउन इनर ग्रुप आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, तो हाईएस्ट किसका होगा? लास्ट में लेड लाई कर रहा है, तो इसका ही मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कॉमन फीचर ऑफ दीज 3 रुबीडियम प्लस, क्रिप्टॉन एंड Br-। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, These all are isoelectronic species। कैसे पता लगाएं? देखो, पता लगाने का भी तरीका मैं बताऊंगी। जैसे क्रिप्टॉन है, नोबल गैस को लिख लो अगर पहले, तो सबसे पहले हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, फिर आता है जिनॉन। तो हमें क्रिप्टॉन दे रखा है, क्रिप्टॉन दे रखा है। हीलियम जो है, इन सभी की अगर हम पोजीशन देखें, फिर ये नियॉन है, फिर ऑर्गन है, फिर क्रिप्टॉन है और फिर जिनॉन। तो हीलियम आता है सेकंड पीरियड में, सॉरी, ये आता है फर्स्ट पीरियड में, ये आएगा सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में और फिफ्थ में। इसके सामने कौन कौन से लिखो? हीलियम के बाद कौन सा आता है? हीलियम के बाद आप लिखते हो बेरिलियम, सॉरी, इसके बाद लिखते हो लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर आता है रुबीडियम। तो देखो, क्रिप्टॉन के बाद जो आप फोर्थ पीरियड में है, इसके सामने क्रिप्टॉन के बाद रुबीडियम होगा। तो रुबीडियम में अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा भाई? नियरेस्ट नोबल गैस क्रिप्टॉन के बराबर ही तो होगा। क्रिप्टॉन के जस्ट बाद आप रुबीडियम को ही तो लिखते हो। इसके बाद अगर यहाँ जो अगला दिया है, हेलोजन दिया है, हेलोजन अगर लिखो, नियॉन के पहले जो आता है दैट इज फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, यहाँ आएगा ब्रोमीन। तो ये क्रिप्टॉन के जस्ट पहले ब्रोमीन ही तो लाई कर रहा है। तो अगर हम Br में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, तो ये क्रिप्टॉन के बराबर ही तो हो जाएगा। तो इन सभी में ही हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इनमें सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, क्रिप्टॉन के बराबर सभी में इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर इसमें 2 हैं, इसमें 10 होते हैं, इसमें 18 और इसमें 36 होते हैं, इसमें 36 होते हैं, तो ये ऑल कितने हो जाएंगे? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हमें यहाँ पे फीचर या फीचर्स लिखा है, इज और आर लिखा है, तो एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। कह रहा है दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस यानी कि आउटर मोस्ट शेल में, तो यस, सभी की वैलेंस शेल में सारे के सारे क्रिप्टॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन रखेंगे, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल सही है। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं होगा, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा रखेगा उसमें दूरी होगी, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव की बात कर रहे हो, तो वो रुबीडियम जिसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, इसमें ज्यादा होगा, और देन Br-। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता है, तो वो दूरी बढ़ जाती है, तो ये कम हो जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि सेम चार्ज होगा, ना ही इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेम होगी। तो ये लास्ट वाला कहता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे। तो यस, A एंड D करेक्ट सेट बनेंगे, A एंड D, ये 2 ऑप्शंस होंगे राइट। नेक्स्ट है जैम 2016। जैम 2016 में क्या पूछा है कि कंपाउंड दैट हैज द लोवेस्ट डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। तो आयोनिक कैरेक्टर ही आपको बताना है, और यहाँ तो एक एलोजन, एनायन हर जगह कॉमन दे दिया, एनायन तो हर जगह कॉमन ही कर दिया, तो ये आपका आसान बन चुका है काफी। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, सोडियम, फिर आता है सोडियम के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, और फिर कौन सा आता है?
फिर आता है Na आ गया, Mg आ गया और कैल्शियम। मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम, तो उसी सीक्वेंस में लिखेंगे जैसे पीरियोडिक टेबल में होते हैं। तो इससे हमें सिर्फ कैटायन का साइज देखना है, +2 और ये है +3। लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही हैं, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। कौन से? ये Na+Mg+2 और Al+3। जितना हायर पॉजिटिव चार्ज होता है साइज उतना छोटा होगा। और वैसे भी लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो हम कहते हैं कि साइज डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है। तो हम आएंगे अब फजान्स रूल की तरफ, हम आ जाते हैं जरा फजान्स रूल की तरफ। तो यहाँ सिर्फ कैटायन ही डिसाइड कर रहा है, तो कैटायन के लिए फजान बाबा ने कहा था स्मॉल साइज होगा तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ऑप्शंस में से अगर देखो तो इसमें एल्यूमिनियम होगा स्मॉलेस्ट, तो और यहाँ पे कैल्शियम जो है ये डाउन इन अ ग्रुप आते हो तो साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल भी बढ़ती है, तो ये तो लार्ज साइज का होगा। इन दोनों में, इन तीनों में देखो तो ये सबसे छोटा और फिर सबसे बड़ा ये। और इन दोनों में मैग्नीशियम और कैल्शियम में देखोगे तो मैग्नीशियम और कैल्शियम में कैल्शियम लार्ज, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो हमें ये वाला मिला ना, सबसे स्मॉलेस्ट आयन जो मिलेगा ये वाला मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा ये हाईएस्ट होगा। और अगर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाईएस्ट है तो इसमें आयोनिक नेचर जो होगा वो लीस्ट रहा होगा, आयोनिक नेचर लीस्ट होगा। और पूछा है द कंपाउंड दैट हैज द लोवेस्ट डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाईएस्ट है उसमें आयोनिक नेचर लीस्ट रहा होगा। आयोनिक नेचर लीस्ट हो जाएगा सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आंसर होगा करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स। सारे के सारे कार्बन फैमिली के हैं, CH4, फिर आ गया सिलिकॉन H4, फिर आता है जर्मेनियम H4, फिर आता है SnH4। जब हम नीचे आते हैं ग्रुप में, देखो बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। इसके अलावा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी। लेकिन यहाँ पे कार्बन तक कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगती, नीचे आने पर हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज कर रहा है, तो नीचे आने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा SnH4, फिर जर्मेनियम, फिर सिलिकॉन का होगा, CH4 का लीस्ट होगा। ऑप्शंस मैच करोगे तो कहाँ मैच करेगा? ये मैच कर जाएगा जर्मेनियम सिलिकॉन, ये रहा डी ऑप्शन। इसके अलावा यही ट्रेंड अगर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन फैमिली के लिए पूछा होता, उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाती है तो ट्रेंड थोड़े से पलट जाते हैं। जैसे अगर वाटर का केस देखो, फिर उसके बाद SH2, फिर आता है सिलूरियम, फिर आता है टेलूरियम एंड सो ऑन। जब आप नीचे आते हो तो इसका मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ता है, लेकिन लेकिन जो पहला वाला है ना, लेकिन जो पहला वाला वाटर है इसमें हाई एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इधर तक तो बढ़ता है, इधर तक तो बढ़ता है, लेकिन जो वाटर है इसका सबसे ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये OH2 का सबसे ज्यादा, फिर TeH2 का, फिर SeH2 का, और फिर आ जाता है SH2 का। और यही सेम चीज अमोनिया वाले केस में भी और HF वाले ग्रुप में भी सेम फॉलो होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड होगा क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती ही नहीं है कार्बन की, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाकी सभी में उल्टा हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। इन सभी में 4 ऑप्शंस में कुछ ट्रेंड्स गिवन है और उसके सामने प्रॉपर्टी लिखे हैं कि किसके ट्रेंड्स हैं, तो करेक्ट कौन सा होगा इसमें से ये आपको ढूंढना है। फर्स्ट में है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो भी इलेक्ट्रॉन है ना,
किसी बॉन्ड में अगर कोई सिग्मा बॉन्ड बना है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि फ्लोरीन की हाईएस्ट होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की हाईएस्ट होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फिर बाकी के बाकी एलिमेंट्स आएंगे, ऑक्सीजन इसके बाद ही लाई करेगा, और फ्लोरीन से ज्यादा क्यों हो जाती है क्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन जो है ये स्मॉल साइज का होता है और जो क्लोरीन है ये लार्ज साइज का होता है। तो अगर इसको आप विजुलाइज करने की कोशिश करो, ये अगर मान लो क्लोरीन है ना, जिसकी वैलेंस शेल पे ये रख दिए हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स, और यही है फ्लोरीन जो कि छोटा सा है, इसकी वैलेंस शेल पे रख दिए हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी कितनी लगेगी, मतलब कितनी ईज है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा इसकी होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन आप खुद देखो ये इतनी बड़ी क्लोरीन के एटम में, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ही लाई करता है, और इसका साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन आने का संभावना बढ़ा देगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा जगह अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ पे ऑलरेडी छोटा सा साइज है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगता है। तो जस्ट ये फर्क करता है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे ईज ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आने की वजह से थोड़ी सी फीसिबिलिटी कम हो जाती है। बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल में आपका फ्लोरीन ही हाईएस्ट रहेगा, और यहाँ पे फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन जीत जाता है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, रिपल्शन लेस होगा। तो ये इसका ट्रेंड है जो कि गलत दिया है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, तो ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, इसको लाइन से अगर लिखोगे तो मैग्नीशियम आता है, उसके जस्ट बाद एल्यूमिनियम आता है, और मैग्नीशियम के पहले अगर आप देखो, मैग्नीशियम के पहले होता है सोडियम, सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमने कहा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो फिर जो भी आयोनाइजेशन पहली एनर्जी होती है वो हमारी इंक्रीज करती है, और इसी तरीके से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो हमें अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना हो तो मैग्नीशियम, जो जो एलिमेंट्स पूछे हैं उनको अगर हम सर्किल आउट करें, इन दोनों में से इसकी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे सोडियम से कंपेयर करोगे तो इसकी ज्यादा होगी, नीचे आने पर घट रही है तो इसकी ज्यादा, मतलब पोटेशियम की तो लीस्ट ही होने वाली है, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की हाईएस्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ ऑर्डर रहेगा। और ये दिया क्या है, एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा, और फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा, और मैग्नीशियम में और पोटेशियम में नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। और इधर पे अगर देखते मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम से अगर कंपैरिजन करते तो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कैल्शियम की जो होती, कैल्शियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इससे थोड़ी सी कम ही होती। और एक बात और है, एक सेकेंड, एक मिनट भाई, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2s में, सॉरी इसमें, यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखें अगर तो इसमें आएंगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सेकंड भाई, यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर चेंज होता है इसका, इसका यहाँ पे फैक्टर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक पॉइंट को मिस कर दिया है। ये क्या है कि एल्यूमिनियम में होनी तो चाहिए थी ज्यादा, इसमें 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये है फुली फिल्ड, ये है फुली फिल्ड। होनी तो चाहिए थी एल्यूमिनियम की ज्यादा, लेकिन नहीं हो पाती, मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इफेक्ट जस्ट एडजेसेंट एटम तक लगता है, तो एल्यूमिनियम एडजेसेंट ही है। और इसके बाद लास्ट में होगी पोटेशियम की, ये होगा इसका ट्रेंड, ये होगा इसका ट्रेंड। तो ऑप्शन से ये भी यहाँ पे इन दोनों की वजह से ये एलिमिनेट हो गया। देन इसके बाद एटॉमिक रेडियस पूछी है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक की, तो ये देखते हैं हम अगले पेज पे। ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और हमें आयोनिक रेडियस बतानी, आयोनिक रेडियस बतानी है। डाउन इन अ ग्रुप आते हो तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है, तो जो साइज है वो भी इंक्रीज करता है, तो कुछ ऐसे साइज बढ़ने लगेगा। आर्सेनिक हाईएस्ट होगा,
और यहाँ पे आर्सेनिक को सबसे छोटा बता दिया है, तो ये भी कट गया। पहले 3 कट गए अगर, तो सिर्फ लास्ट वाले से ही उम्मीदें हैं। और ये आयोनिक रेडियस पूछी है पोटेशियम प्लस, कैल्शियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस। पोटेशियम प्लस और कैल्शियम प्लस ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही है, जितना हाई पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी रेडियस उतनी ज्यादा, ये तो ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीशियम उसके ऊपर लाई करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ट्रेंड आएगा। कैसे आएगा यहाँ पे हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस की बात करी है, तो ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सॉरी, मैग्नीशियम इसके साथ नहीं, ये वाला, एक मिनट, इसमें जो हमें ऑप्शंस में गिवन है पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो ये जो ऑप्शन होगा पोटेशियम प्लस और इसके साथ साथ दिया हुआ है जो कैल्शियम 2 प्लस, ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है साइज उतना कम। और यहाँ पे जो कैल्शियम है उसके नीचे वाला, उसके साथ साथ मैग्नीशियम को अगर कंपैरिजन करवाओ, तो जब आप कैल्शियम को देखोगे ये वाला सेकंड पीरियड का है, ये वाला थर्ड पीरियड का है, सेकंड का भी नहीं है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, हायर पीरियड का है और इसका साइज होता है लार्ज, मैग्नीशियम का छोटा। तो कैल्शियम बड़ा है मैग्नीशियम से, तो इसके बाद आ जाएगा Mg2 प्लस। तो पोटेशियम प्लस, कैल्शियम 2 प्लस एंड देन मैग्नीशियम 2 प्लस ऑर्डर में आएंगे। और यही सेट हमें गिवन है, तो बस यही एक करेक्ट आंसर होगा, यही एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है जैम 18 का, और क्वांटम नंबर्स दैट आर नॉट अलाउड है, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पर पढ़ लेते हैं। जैसे कि N, L और M। N जो है ये हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, L जो है ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। और जो L की वैल्यू होती है ना, ये कभी भी N के बराबर नहीं हो सकती, ये वैल्यू जो होती है 0 to n-1, n के बराबर नहीं हो सकती। और जो m होता है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू -l से लेकर के +l तक वेरी करती है। और जो भी म्यू स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो अप स्पिन के लिए हाफ प्लस में और डाउन स्पिन के लिए माइनस का हाफ, ये होते हैं सारे क्वांटम नंबर्स। तो हमें सिर्फ ml तक ही वैल्यू पूछी हुई है। तो ऑप्शन देखो, एन एल है तो एल की वैल्यू से छोटी हो सकती है और ये इसकी रेंज में लाई कर रहा है, तो ठीक है। एन की वैल्यू 4 है तो 0 से 3 तक वैल्यू वेरी कर सकती है, तो ये भी ठीक है। फिर एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 3 है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, ये सेट अलाउड नहीं होगा, ये वाला सेट अलाउड नहीं होगा, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। और फिर उसके बाद n की वैल्यू 5, तो ये वैल्यू 0 से 5, 0 से 4 तक जा सकती है। और अगर ये वैल्यू 0 से 4 तक जा सकती है, तो m l की वैल्यू -4 से लेके +4 तक वेरी कर सकती है, जिसके बीच में +2 लाई करता है, तो दिस इज ऑल्सो अलाउड। अब बढ़ेंगे आगे, जेम 2018, इसमें हमें बताना है द पेयर ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स जिसका नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट होगा। तो ऑप्शंस आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, 4 जिनॉन के कंपाउंड्स दिए हैं, चारों कंपाउंड्स में से जिसका नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट है, तो पहले आपको बॉन्डिंग से इसके स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए, स्ट्रक्चर करेक्ट बनेगा तो फिर आप डायपोल मूवमेंट इसका सही प्रेडिक्ट कर पाओगे। नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स हमें ढूंढने हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स ही हमें यहाँ पर ढूंढने हैं। तो अगर इसमें हम पोलर मॉलिक्यूल्स देखें, XeF4, इसका स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, ये स्क्वायर प्लेनर काइंड ऑफ होता है, ये स्क्वायर प्लेनर जिसमें 2 लोन पेयर्स, और इसमें हमने तब भी देखा था इसका डायपोल मूवमेंट 0 था, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ अगर हम XeF6 देखें, देखो ऑप्शंस काट सकते हो, जहां XeF4 आए वो काट दो, ये भी काट दो। और फिर XeF6 अगर देखते हैं, तो XeF6 स्टीरिक नंबर कितने, 6 सिग्मा बॉन्ड, और अभी भी एक सिनॉन नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड बना के 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे, तो एक लोन पेयर, और ये रहेगा इसका शेप 6 + 1 7। और ये स्टीरिक नंबर 7 वाला केस है विथ 1 लोन पेयर,
और ऐसे केसेस में अगर फुल फ्लोरीन कंटेंट है तो इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। इसका जो शेप होगा ना वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, मतलब डायपोल मूवमेंट जीरो तो नहीं कह सकते, जीरो तो नहीं कह सकते क्योंकि डिस्टॉर्ट हो गया है, लोन पेयर आपके पास आ चुका है, तो ये डिस्टॉर्टेड तो होगा, तो ये डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। बट हमारा ऑप्शन ये काम नहीं आएगा, ऑप्शन ये कुछ खास काम में नहीं आएगा। फिर उसके बाद ये XeF2 भी कट चुका था, तो हमें XeF2 फिर भी देखना होगा क्योंकि यहाँ पे XeO3 के साथ दोबारा गिवन है। तो देखते हैं XeF2 के लिए, XeF2 में स्टीरिक नंबर कितना आएगा, 2 सिग्मा फ्लोरीन के साथ और 8 वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स में से 2 यूज हो गए, 6 बचे हैं, 6 से बनेंगे 3 लोन पेयर्स, तो स्टीरिक नंबर आया 5 आया, दैट मीन्स ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनाएंगे। तो TBP ज्योमेट्री बना लो। लोन पेयर्स को हमें इक्वेटोरियल पे रखना है, तीनों लोन पेयर्स को हम इक्वेटोरियल पे रख देते हैं और ये फ्लोरीन ये आ गए एक्सियल पे। जो इक्वेटोरियल है ये पूरा सिमेट्रिक प्लेन है, इसके आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपोजिट वाले भी खुद को कैंसिल आउट कर लेंगे। डायपोल मूवमेंट रिजल्टेंट जीरो, डायपोल मूवमेंट रिजल्टेंट कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो XeF2 जहां पे है ये भी कटेगा, ये भी यहां से कट जाएगा, तो हम XeF6 ये तो नॉन पोलर है, ये होना चाहिए, बस यही सेट बचा हमारा। तो हम XeO3 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। XeO3 इसमें जो स्टीरिक नंबर होगा 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 3 ऑक्सीजन से 6 डबल बॉन्ड बन गए, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे, तो एक और आ जाएगा स्टीरिक नंबर 4, तो ये टेट्राहेड्रल। तो जिनॉन में टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट दो, एक साइड में लोन पेयर रख दो और बाकी के डबल बॉन्ड्स को बना दीजिए। ये मिल गया XeO3 का, साफ साफ सा है भाई, लोन पेयर ऊपर जा रहे हैं, 3 बॉन्ड्स नीचे जा रहे हैं, डायपोल मूवमेंट जीरो तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आपका शेप था, तो इसकी वजह से एक लोन पेयर से डिस्टॉर्शन होगा। अगर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनता देन इन दैट केस हम कहते ये कोई डायपोल मूवमेंट पजेस नहीं करेगा। आगे देखिए नेक्स्ट, ये फिर से आपका एटॉमिक क्वांटम नंबर्स वाला है, दैट मीन्स ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला ही क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है 2 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड। रेडियल नोड किसमें, यहाँ पे एंड है, मतलब ये 2 सेट हर ऑप्शन में आपको मेंशन है जिसमें सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आए। हमने देखा था कि जो रेडियल नोड्स की वैल्यू होती है ये बराबर n-l-1, ये वैल्यू जहां पे भी बराबर आएगी वो आपको टिक करना है। ए में देखो, अगर हम n-l-1 की वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी, n की वैल्यू 3 है, -2 -0, तो ये वैल्यू आ जाएगी, एक सेकेंड, m की तो जरूरत ही नहीं है, m की तो जरूरत ही नहीं है, तो 2 - 1 ये वैल्यू 0। इसका जो दूसरा सेट है वो है 2 - 1 - 1, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 0, और यही तो बताना है कि सेम नंबर कहाँ आएगा, तो ये तो सही है। फिर उसके बाद बी में भी देखते हैं, इसमें क्या रहेगी वैल्यू, पहले सेट के लिए 3 - 0 - 1 ये वैल्यू 2, अगले सेट के लिए 2 - 0 - 1 ये वैल्यू 1 आ रही, सेम नहीं आए। फिर देखते हैं सी ऑप्शन, सी में क्या है 3 1, 3 - 1 - 1 ये वैल्यू 2, अगले सेट में 2 - 1 - 1 ये वैल्यू 0, ये भी सेम नहीं आए, बस डी ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, 3 - 1 - 1 ये वैल्यू आई 2, यहाँ पे 2 - 1 - 1 ये वैल्यू आ गई 0, और ये वैल्यू एक सेकेंड, यहाँ 2 नहीं यहाँ पे 1 आएगा, स्टिल ये वैल्यू सेम नहीं होगी, जो सेम आया वो पहले ही ऑप्शन में आपको मिल गया था। ऑल आर एलिमिनेटेड, ऑल आर एलिमिनेटेड। आगे बढ़ते हैं, 2021 ईयर तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये कुछ आपको स्पीशीज दिए हैं, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, एल्यूमिनियम 3+ एंड F-। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस, दीज ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कैसे भाई, ये F- के बाद एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ऑर्गन मिलता है, ऑर्गन से सॉरी इसमें एक इलेक्ट्रॉन देते हो नियॉन मिलता है, नियॉन के बाद सोडियम आता है, उससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो फिर से नियॉन मिल जाएगा,
फिर सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है जिससे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, फिर एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव और ऐसे सिलिकॉन में 4 पॉजिटिव। तो ये सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ये सब के सब कैसे हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। These all are आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। और हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आयोनिक रेडियस निकालना सीख ही लिया था। जो आयोनिक रेडियस होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेगेटिव हमें सिर्फ एक जगह दिख रहा है एफ में, और जो गिवन है हमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और एफ माइनस ही गिवन है। इसके बाद जो लीस्ट पॉजिटिव चार्ज है वो Na+ पे है, फिर आ जाएगा Mg2+ और लीस्ट साइज रहेगा एल्यूमिनियम 3+ में, जिसमें हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ये लीस्ट साइज का रहेगा। और हमें यही बताना था कि आयोनिक रेडियस का क्या ट्रेंड रहेगा, आयोनिक रेडियस का क्या ट्रेंड रहेगा। तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, एल्यूमिनियम 3+ लीस्ट है, F- हाईएस्ट है, ये रहा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, जैम 2022, इसमें हमें बताना है अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहली चीज तो HCl में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, ना ही ब्रोमीन में होती है, ना ही आयोडीन में होती है, सिर्फ HF में सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में होती है। कौन कौन से, ये वाला इसमें आप देखोगे तो नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में, ये अगर हाइड्रोजन से बाइंड करते हैं ना, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट। और अगर स्टिल आपको एक्सटेंट बताना है, स्टिल अगर एक्सटेंट बताना है तो HF, HCl, HBr और HI में से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाएगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी होगी वो डिक्रीज करेगी, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दिखाएगा वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज द ट्रेंड। बाकी ये दिखाते नहीं है, कुछ खास इनकी देखने के लिए नहीं मिलती है, ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता। HCl में जो इंट्रैक्शन लगते हैं दे आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। तो आंसर सिर्फ ए हो जाएगा यहाँ पे, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती देखने को। आगे देखिए, ये रहा आपका लेटेस्ट क्वेश्चन जैम 2024 का, इसके बाद आपका क्वेश्चन आया ही नहीं था। बस ये आपका पूछा हुआ था पहली बार न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें आपको सारी वैल्यूज ही दे दी थी, तो क्वेश्चन को उसने ये वैल्यूज दे करके बहुत आसान कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कुछ खास इसने पूछा नहीं है अभी तक के पेपर में, सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स पूछ लेगा, या लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्साइड्स की एसिडिटी, बेसिसिटी, सबसे ज्यादा एक वो फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है कि कोवेलेंट होगा या आयोनिक कैरेक्टर का ट्रेंड, और इसके साथ साथ आपको कुछ चीजों के जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यही सारी चीजें बस ने बार बार रिपीट करके पूछी हुई हैं, या डायपोल मूवमेंट, बस इतना ही आपको देखने को मिला है अभी तक के पेपर में। तो कार्बोनिल में आपको बॉन्ड लेंथ दे दी, बॉन्ड लेंथ दे दी, और डायपोल मूवमेंट का यहाँ पे वैल्यू भी दे दी। अब पूछा क्या है कि चार्ज ऑन द कार्बन, चार्ज ऑन द कार्बन इन द CO मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग द साइन, CO में इंक्लूडिंग द साइन बोला है, और राउंड ऑफ करना है सेकेंड डेसिमल प्लेस तक। तो इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे, देखो सारी वैल्यूज देखें, अगर जो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, ये गिवन जो वैल्यू है, ये डायपोल मूवमेंट ये बराबर होती है चार्ज इनटू में डिस्टेंस, चार्ज इनटू में डी, बस इतना ही लिख लो। डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू Q इज द चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस। हमें बताना है चार्ज, Q निकालना है, डायपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये वैल्यू दे रखी है। डायपोल मूवमेंट दिया हुआ है 0.1 डायोप्टर, ये वैल्यू है 0.1 डायोप्टर दे रखी है, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वैल्यू जो है ये 0.1D दे रखी है, इसको कन्वर्ट करोगे 1D इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। ये वैल्यू में आप कन्वर्ट करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.1,
तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.336 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ -31 कर दीजिए कूलाम मीटर। इसको उठा के अब वहां पे पुट करते हैं, इसको उठा करके इधर पे पुट कर दीजिए 3.336 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 कूलाम मीटर। और ये जो वैल्यू हमें डिस्टेंस की गिवन है 113 पिकोमीटर्स है, कूलाम मीटर्स में है तो हम इसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज 113 पिकोमीटर, ये बराबर हो जाएगा 113 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 मीटर, क्योंकि एक पिकोमीटर बराबर 10 टू दी पावर माइनस का 12 पिकोमीटर्स होता है, सॉरी मीटर्स होता है। तो ये वैल्यू 113 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 ये आ जाएगी वैल्यू मीटर्स में। इसको कर दीजिए सॉल्व, तो वैल्यू कितनी कटेगी, ये 12 है तो ये 31 से अगर आप 12 कैंसिल आउट करते हो तो ये वैल्यू कट के आएगी कितनी, ये ऊपर जाएगी वैल्यू। तो हम इसे लिख सकते हैं 3.336 डिवाइडेड बाय 113 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलाम। और ये जो वैल्यू कूलाम्स में आएगी ना, ये भी आपका एक्चुअल चार्ज नहीं होगी, क्योंकि हमें यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में निकालने के लिए इस वैल्यू को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, ये भी आपको दे दिया है, जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलाम्स, इससे डिवाइड कर दोगे फिर आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो ये जो 3.336 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 113 है, इस पूरे टर्म को हमें डिवाइड करना है किससे, ये 4 से 1.602। ये चाहता तो नहीं भी देता तो थोड़ा सा आपका टफ हो सकता था, लेकिन उसने दे दिया है, बिल्कुल क्वेश्चन हो चुका है आसान। ये 19 से 19 कट जाएगा, बस इतनी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, सिर्फ इतनी ही लास्ट की वैल्यू को सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना आंसर आएगा। ये वैल्यू 3.336 इंटू में, सॉरी डिवाइड करोगे इसे, होल डिवाइडेड बाय 113 इंटू में 1.602। ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये आ रही है 0.018, 0.018। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको साइन के साथ बताना है, साइन के साथ बताना है, और ये कार्बोनल मॉलिक्यूल के लिए। तो ये जो CO है, CO जो है ये एक पाई एक्सेप्टर लीगेंड होता है, ये एक पाई एक्सेप्टर लीगेंड होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें ऑक्सीजन के लोन पर इस पे बैक डोनेट कर रहे होते हैं, इसी वजह से यूजुअली तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, बट यहाँ पे ये ड्यू टू बैक डोनेशन, ड्यू टू दिस बैक डोनेशन की वजह से अब इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। तो जो चार्ज होगा ना ऑन कार्बन, चार्ज जो ऑन कार्बन आप आंसर करते पेपर में माइनस का साइन लगा करके करते, विच इज 0.018, 0.018, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमने कंप्लीट, बाकी एक बार आप यहाँ पे चेक कर लेना, सॉल्यूशन वैसे यही होगा, इतनी ही इसकी वैल्यू आएगी। साइन का ध्यान रखना माइनस में रहेगा, क्योंकि पाई एक्सेप्टर लीगेंड है, ऑक्सीजन बैक डोनेट करता है ऑन द कार्बन, इसी वजह से इसमें साइन नेगेटिव का आएगा। रेस्ट आपको कुछ भी यहाँ पे चेक नहीं करना था। और ये बस क्वेश्चन गलत होता कैसे, कि अगर आप इसका साइन पॉजिटिव कर देते, बस वही यहाँ पर गलती होने का चांस ज्यादा था। तो जो इसमें आप आंसर करते दैट इज -0.018, ये आ गई आपकी करेक्ट वैल्यू। मेनली आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना था, इससे ही सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो 2025 में आपका क्वेश्चन आया नहीं था पीरियोडिक से, जितने भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर थे हमने सारे के सारे इन डिटेल आपके डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सेशन, तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।